सीटेट, टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अध्ययन लॉग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मित्रों नमस्कार। अध्ययन लोग के इस YouTube चैनल पर मैं ललित पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय के बारे में अध्ययन करेंगे वो टॉपिक है स्वरों तथा व्यंजनों का एक साथ उच्चारण स्थान। हिंदी ग्रामर के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे स्वरों तथा व्यंजनों का एक साथ उच्चारण स्थान, अघोष, घोष, अल्पप्राण और महाप्राण। इन सारे टॉपिकों के विषय में, इन सारे प्रकरणों के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो मित्रों आइए सबसे पहले आज हम लोग स्वरों तथा व्यंजनों का एक साथ उच्चारण के बारे में चर्चा करते हैं कि स्वरों का और व्यंजनों का एक साथ उच्चारण किस किस जगह से होता है। एमपी पटवारी में एक प्रश्न पूछा गया था कि सभी वर्णों का कुल उच्चारण स्थान कितना होता है। तो मित्रों सभी वर्णों का कुल उच्चारण स्थान 9 होता है। 9 जगह से सभी वर्ण जो है वो उच्चारित होते हैं। स्वर और व्यंजन मिलाकर के 9 जगह से उच्चारित होते हैं। तो आइए सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी है कि का से लेकर के मां तक। तो का वर्ग के अंतर्गत का, खा, गा, घा, अंगा। चा, छा, चा वर्ग के अंतर्गत चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। और ता वर्ग के अंतर्गत ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग के अंतर्गत पा, फा, बा, भा, मा। अब और इनके उच्चारण के बारे में भी हमने आपको बताया था कि का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, चा वर्ग का तालु होता है, टा वर्ग का मूर्धा होता है, ता वर्ग का दंत होता है और पा वर्ग का ओष्ठ होता है। तो मित्रों आइए इसी के अंतर्गत हम लोग आज चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे कि इसमें स्वर कैसे, स्वरों का भी उच्चारण स्थान कैसे होता है। तो का वर्ग के अंतर्गत जो स्वर आते हैं, का वर्ग के अंतर्गत का वर्ग के साथ साथ जो स्वर आते हैं वो हैं आ, बड़ा आ, विसर्ग और हा। का भी उच्चारण कंठ से होता है। और चा वर्ग के अंतर्गत चा वर्ग के साथ साथ ई, या और तालब सा का उच्चारण तालु से होता है। टा वर्ग के अंतर्गत टा वर्ग के व्यंजनों के साथ साथ री का, रा का और मूर्धन सा का भी उच्चारण होता है। ता वर्ग के अंतर्गत ता, था, दा, धा, ना के अलावा ला और दंती सा का उच्चारण भी होता है। और पा वर्ग के अंतर्गत पा, फा, बा, भा, मा के अलावा ओष्ठ से उ और उ का भी उच्चारण होता है। इसके बाद एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अक्सर ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वा का उच्चारण स्थान। तो वा का उच्चारण स्थान मित्रों दंत ओष्ठ होता है। ये हो गया ओष्ठ, ये हो गया दंत, ये हो गया मूर्धा, ये हो गया तालु, ये हो गया कंठ। और वा का उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंतोष्ठ। और कंठ तालु से ए और ए का उच्चारण स्थान, ए और ए का उच्चारण कंठ तालु से होता है। ओ और औ का उच्चारण कंठ ओष्ठ से होता है। और नासिका से मित्रों अंक, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा इसका उच्चारण नासिका से होता है। तो ये हमने पढ़ा कि एक साथ स्वर और व्यंजनों का उच्चारण कितना होता है। अब इसमें हमको मिले क्या क्या, देखिए इसमें तीनों सा मिल गए। ये देखिए अगर हम देखें तो तीनों सा हमारे साथ हमको मिल गए हैं। या, रा, ला, वा भी मिल गया मित्रों। वा यहां मिल गया हमको। आ मिल गया है और हा भी मिल गया है। इस तरीके से हमने देखा कि सारे स्वर हमको मिल गए हैं और कहां से उनका उच्चारण स्थान होता है।
किस जगह से उनको उच्चारित किया जाता है? स्वर और व्यंजन। स्वरों और व्यंजनों को किस जगह से उच्चारित किया जाता है हमने अध्ययन कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा जो प्रश्न आया था कि कितनी जगहों से उच्चारित होता है, तो 9 जगह से उच्चारित। स्वर और व्यंजनों का उच्चारण एक साथ उच्चारण स्थान जो है वो 9 जगह से स्वर और व्यंजन उच्चारित किए जाते हैं। आई बात समझ में? आइए मित्रों, इसके आगे जो हम चर्चा करेंगे, अघोष और घोष वर्णों की चर्चा करते हैं कि अघोष और घोष कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो घोष मित्रों, घोष का अर्थ ये होता है नाद या गूंज, और इसके 2 भाग होते हैं, एक अघोष होता है, एक सघोष होता है। इसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो अघोष, हमारे सामने बात ये आती है कि अघोष किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न नहीं होती, उसे हम अघोष कहते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न होती है, उसे हम सघोष कहते हैं। आइए इसको परिभाषा के रूप में लिख लिया जाए। सबसे पहले अघोष किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न नहीं होती, उसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। और इसको भी देख लीजिए मित्रों, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न हो जाती है या उत्पन्न होती है, उसे हम सघोष वर्ण कहते हैं। आइए इसको अपने हम हाथ के दाहिने पंजे से और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। चलिए मान लीजिए ये हमारे हाथ का दाहिना पंजा है, तो इसमें सभी स्पर्श व्यंजनों को लिखा जाए, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। इसको जो है कुछ बुकों में ऐसा दिया रहता है कि अघोष वर्ण वो कहलाते हैं जो वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण जो होते हैं वो अघोष कहलाते हैं, और तीसरे चौथे पांचवें को सघोष वर्ण कहा जाता है, सघोष कहते हैं। मित्रों, इसमें क्या होता है कि हम किसी परीक्षा में इस तरीके से याद करके जाते हैं तो हम उसमें विस्मृत हो जाती है हमारे मस्तिष्क में ऐसी बातें जो है, ये नंबर जो है कभी कभी इसका इधर हो जाता है उसका उधर हो जाता है, तो कि 1 3 4 5 सघोष में है, 1 2 अघोष में है कि नहीं है, ये उसमें है या उसमें, इस तरीके से फेरबदल हो जाता है तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हम इसको अपने हाथ के पंजे के माध्यम से समझेंगे तो यह है कि अंगूठे में कौन कौन से वर्ण हैं, पहली अंगुली में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, और बड़ी वाली अंगुली में कौन से आ रहे हैं, फिर उसके बगल वाली में सबसे छोटी वाली में कौन से आ रहे हैं, और उसके बाद में फिर
यहाँ पे कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, इस तरीके से अगर हम कंठस्थ कर लेंगे तो ये हमें मित्रों कभी नहीं भूलेगा। तो वही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए अब इसमें देखिए का चा टा ता पा और इसके अंतर्गत सा सा तीनों सा आ जा रहे हैं। दूसरे में अब देखिए एक और दो मतलब पहले और दूसरे में अघोष आ जा रहे हैं। तो एक और दो वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या हो जाता है, अघोष हो जाता है, और तीसरा चौथा पांचवा सघोष हो जाता है। और तीसरा चौथा पांचवा मित्रों सघोष हो जाता है। उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, हा या वा, हा या रा ला वा भी इसी में समाहित हो जाते हैं। और एक बात मित्रों और कि सभी मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। अब इनकी संख्या के बारे में मित्रों चर्चा कर लिया जाए कि कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि अघोष की संख्या कितनी होती है, सघोष की संख्या कितनी होती है। तो बहुत ही इजी है, एक बार इसकी गिनती कर लिया जाए कि अघोष के अंतर्गत कितने वर्ण आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम लिख देते हैं इसकी संख्या निकल करके आ गई 13। अब इसी तरीके से मित्रों हम सघोष का भी वर्ण भी गिनती कर लेंगे। सघोष में कितने वर्ण आ रहे हैं तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरीके से सघोष वर्णों की संख्या कितनी हो गई 20। और मित्रों 20 और 13 जोड़ लेने पर फिर कितना आ जा रहा है, फिर हमको 33 व्यंजन मिल जा रहे हैं। इस तरीके से हमने ये पढ़ लिया कि अघोष में कितने वर्ण आते हैं, कौन कौन से होते हैं, और सघोष में कितने वर्ण आते हैं और कौन कौन से होते हैं। इसके आगे मित्रों हम चर्चा करेंगे अल्पप्राण और महाप्राण की। आइए मित्रों हम प्राण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। तो प्राण के आधार पर व्यंजनों के दो वर्गीकरण, दो भाग हुए हैं। पहला है अल्पप्राण और दूसरा है महाप्राण। मित्रों प्राण के आधार पर व्यंजनों को अल्पप्राण और महाप्राण दो भागों में बांटा गया है। तो अब प्रश्न उठता है सबसे पहले कि प्राण का अर्थ क्या होता है। तो प्राण का अर्थ होता है वायु। और अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि अल्पप्राण किसे कहते हैं। तो देखिए प्राण का मतलब होता है वायु। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में, इसकी परिभाषा जो हमारे सामने निकल करके आती है अल्पप्राण की, कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु हमारे मुख विवर से कम मात्रा में निकलती है, कम मात्रा में बाहर आए। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु हमारे मुख विवर से कम मात्रा में बाहर निकले तो उसे हम जो है अल्पप्राण कहते हैं। या हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं वो झंकृत नहीं होती हैं, उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। इसको यदि हम परिभाषा के रूप में लिख लिया जाए इसको, कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु हमारे मुख विवर से, वायु हमारे मुख विवर से कम मात्रा में बाहर आती है, कम मात्रा में बाहर आती है, उसे अल्पप्राण कहते हैं, उसे अल्पप्राण कहते हैं। महाप्राण की बात आती है हमारे सामने। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख विवर से अत्यधिक मात्रा में वायु बाहर आती है और हमारी स्वर तंत्रियां जो होती हैं वो झंकृत हो जाती हैं, उसे हम महाप्राण कहते हैं। आइए इसको भी अपने
हाथ के दाहिने पंजे से हम पढ़ते हैं, जिससे कि हम कभी भूले ना। तो चलिए वही लिखा जाए फिर से। अब तो आप लोग समझ भी गए होंगे, जैसे इस घोष और अघोष को हमने समझा था, ठीक उसी तरीके से इसको भी देखा जाए कि का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। आइए अब इसको नंबर से भी पढ़ा जा सकता है कि पहला, इसको 1 2 3 4 5, पहला तीसरा पांचवा। मित्रों पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण कहलाता है। पहला तीसरा और पांचवा ये जो है वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्पप्राण कहलाता है, और दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा ये क्या है, ये महाप्राण है। अब अल्पप्राण के अंतर्गत का, च, टा, ता, पा, महाप्राण के अंतर्गत खा, छ, ठ, थ, फ, फिर अल्पप्राण के अंतर्गत गा, जा, डा, दा, बा, महाप्राण के अंतर्गत घा, झ, ढा, धा, भा, अल्पप्राण के अंदर अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। इसके अतिरिक्त मित्रों अल्पप्राण के अंतर्गत यारा लावा आता है, और महाप्राण के अंतर्गत सा, सा, सा वर्ण आते हैं। इस तरीके से मित्रों हमने जानकारी हासिल की कि अल्पप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं और महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। आइए इनकी संख्या के बारे में जानकारी कर लिया जाए। कभी कभी ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है और महाप्राणों की संख्या कितनी होती है। तो आइए गिनती कर लेते हैं। तो सबसे पहले अल्पप्राण की संख्या यदि हम निर्धारित करना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इस तरीके से मित्रों अल्पप्राण की संख्या जो है वो निकल करके आई 19। और आइए महाप्राण की संख्या के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं इसकी भी जानकारी कर लिया जाए। तो महाप्राण 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से महाप्राणों की संख्या जो है वो 14 निकल करके आई। और 19 और 14 एक बार जोड़ लेते हैं, देखते हैं कि 33 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 9 4 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 1 3, इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से हमने अध्ययन किया और पाया कि अल्पप्राण और महाप्राण मिलाकर के 33 फिर से आ गए। एक बात और मित्रों हम आपको बता देना चाहते हैं कि सभी स्वर जो होते हैं वो अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। ये कभी कभी पूछा जाता है मित्रों कि सभी स्वरों को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो यह आप जान लीजिए कि सभी स्वरों को अल्पप्राण के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद मित्रों एक छोटा सा टॉपिक हमारे सामने और आता है कि मुख की आकृति के आधार पर स्वरों के भेद, इसको भी पढ़ लिया जाए। तो इसमें होते हैं समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विपरीत और अर्धविपरीत। समृद्ध का मित्रों अर्थ होता है कम खुला हुआ। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा मुख विवर जो होता है वो कम खुला होता है, उसे हम समृद्ध स्वर कहते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से आते हैं जैसे ई और ऊ है, ई और ऊ। अगला है हमारे सामने अर्धविपरीत, अर्धसमृद्ध। अर्धसमृद्ध का अर्थ होता है कि समृद्ध से थोड़ा सा अधिक खुला हुआ। अर्धसमृद्ध का मित्रों अर्थ होता है कि समृद्ध से थोड़ा सा अधिक खुला हुआ। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा मुख विवर, मुख द्वार जो है वो समृद्ध की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक खुल जाता है,
तो उसे हम अर्ध समृद्ध कहते हैं। इसके अंतर्गत ए और ओ वर्ण आते हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है मित्रों हमारे सामने, वो है विपरीत स्वर। विपरीत का अर्थ होता है, विपरीत स्वर के अंतर्गत अगर हम विपरीत पर विचार करें तो विपरीत का अर्थ होता है अधिक खुला हुआ। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा मुख विवर पूरी तरीके से खुल जाता है उसे हम विपरीत स्वर कहते हैं। अब आपको खुद ही मालूम होगा या फिर मैं बताता हूं आपको कि आ वर्ण ऐसा है जिसका उच्चारण करते समय हमारा मुख द्वार पूरी तरीके से खुल जाता है। और अंतिम है कि अर्ध विपरीत, तो विपरीत की अपेक्षा थोड़ा सा कम खुला। अर्ध विपरीत का मतलब होता है कि विपरीत की अपेक्षा थोड़ा सा कम खुला होता है, तो उसे हम अर्ध विपरीत कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रमुख जो वर्ण आते हैं वो हैं ए औ। कौन कौन से हैं मित्रों? ए और औ, ए औ और अ, ऐसे 3 वर्ण आते हैं जो अर्ध विपरीत के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से हमने मुख की आकृति के आधार पर समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विपरीत, अर्ध विपरीत 4 प्रकार के स्वरों के भेद हमने पढ़े हैं। इसके बाद दो शब्द मित्रों और हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लिया जाए। नंबर 1 है मित्रों संपृक्त व्यंजन और नंबर 2 है युग्मक व्यंजन। अब संपृक्त व्यंजन के बारे में यदि हम चर्चा करें तो ऐसे आधे वर्ण लिख लेते हैं, ऐसे आधे वर्ण जो किसी भी पूरे वर्ण के साथ मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे संपृक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे संबल, संधि। यहां समझने योग्य बात यह है कि आधा मा वर्ण बा और सा के बीच में आकर के एक नए शब्द का निर्माण कर रहा है, और यहाँ पर आधा ना सा और धा के बीच में आकर के एक नए शब्द का निर्माण कर रहा है। तो ऐसे शब्द जहां पर मिलते हैं उसे हम संपृक्त या संप्रक्त व्यंजन कहते हैं। नंबर 2 युग्मक व्यंजन। ऐसे आधे वर्ण जो अपने ही पूरे वर्ण के साथ मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे युग्मक व्यंजन कहते हैं। युग्मक व्यंजन कहते हैं। जैसे दिक्कत, प्रसन्नता। यहां समझने वाली बात यह है मित्रों कि आधा का वर्ण
अपने पूरे का के साथ आकर के एक नए शब्द का निर्माण कर रहा है। यहाँ आधा ना अपने पूरे ना वर्ण के साथ आकर के एक नए शब्द का निर्माण कर रहा है। और एक बात और ध्यान रहे कि अधिकतर युग्मक व्यंजन जो होते हैं ये शब्दों के बीच में ही आकर के शब्द का निर्माण करते हैं। इस तरीके से आज हमने मित्रों सबसे पहले स्वरों और व्यंजनों का उच्चारण स्थान पढ़ा। उसके पश्चात हम लोगों ने पढ़ा अघोष और उसके पश्चात सघोष वर्ण पढ़े और उसके पश्चात अल्पप्राण महाप्राण और उसके बाद समृद्ध विवृत असमृद्ध अर्धविवृत और अंत में हमने पढ़ा संपृक्त व्यंजन और युग्मक व्यंजन। इस तरीके से हम लोगों ने आज इन सारे प्रकरणों का अध्ययन किया। आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कल हम किसी नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।